जूनियर एमबीए एक कोर्स है जिसे करके आप जान सकते हैं कि आपका फ्यूचर कैसे बन सकता है। आप अपनी लाइफ में 6 प्रायोरिटीज़, सीबीटी इज़ नॉट कि सपोज आप में सीबीटी है, मुझ में सीबीटी, इट्स सबके लिए, बिकॉज सीबीटी इज़ अ साइंस प्रूफ कि थॉट प्रोसेस कैसे होते हैं हमारे। एक कहावत है कि उम्र गिरा नहीं सकती, ठोकरें हरा नहीं सकती, और अगर आप में जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि आप 5 लोग अगर बैठे हैं और आपकी सोच विचार अलग हो रही है, कभी कभी निगेटिविटी भी सोच आप कह सकते हैं। जैसे आप काला कपड़ा पहने और आपको लगता हो कि अगर हम पहनेंगे काला कपड़ा तो आज एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। तो इसमें जो डिफरेंस होता है इसे एक तरह से समझ सकते हैं आप, सीबीटी भी कहते हैं। और आज हमारे साथ हैं अश्वनी, प्रिया अश्वनी। अश्वानी अगर नाम मैं गलत बोल रहा हूं तो आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारे नॉर्थ और जो महाराष्ट्र की तरफ हैं उनमें अश्वनी और अश्वानी में डिफरेंस होता है। तो आज कॉग्निटिव बिहेवियर के बारे में सीबीटी में जानेंगे। इन्होंने बहुत ही कम एज में, 18 साल के एज में इन्होंने बुक भी लिखी हैं, लेकिन बुक पर तो बात होगी, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जूनियर एमबीए भी की हैं, सीएफओ भी हैं, और इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर पर भी इन्होंने प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिस की हैं। तो इन सब पे सारी चीज़ों से बात होंगी, लेकिन सबसे पहले प्रिया, आपका न्यूज़ तक में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप ये पहले बताइए कि हमें सबसे सीबीटी पे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जूनियर एमबीए वर्ड क्या होता है, क्योंकि एक आम लोगों के लिए जूनियर एमबीए भी बहुत कम यूजेबल वर्ड है। तो क्या होता है ये बताइए। जूनियर एमबीए एक कोर्स है जिसे करके आप जान सकते हैं कि आपका फ्यूचर कैसे बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरे फ्यूचर में एक सीईओ बनना है, एंड अभी मैं जब भी छोटी थी मुझे कोई आइडिया नहीं था सीईओ करता क्या है। एंड हर एक बच्चे के दिमाग में रहता है कि मुझे सपोज ओनर बनना है इस कंपनी का, एस्ट्रोनॉट बनना है, ये बनना है, बहुत बड़े सपने होते हैं। बट उन्हें लॉजिकली फिट करने के लिए ये कोर्स बनाया गया है टू एक्चुअली मेक यू इमेजिन how your role and life would be when you become a CEO. For example, एक CEO का ड्यूटी जो मुझे समझा है is to make decisions very quickly. तो वो सीख के I understood कि हाँ, this role is very perfect for me and मुझे ये करना है आगे। पर इसके साथ CMO भी था, which is Chief Marketing Officer. Obviously एक good experience था, बहुत कुछ सीखने मिला about marketing mixes, project mixes, बट वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है अभी। तो ये जूनियर मतलब अगर हम एमबीए कर रहे होते हैं तब तो हमारा 18 साल एज होता है, हम ग्रेजुएशन कर लिए होते, उसके बाद हमें बीबीए करना होता, फिर हम एमबीए करते। लेकिन जूनियर एमबीए करने का प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल है। जूनियर एमबीए कोर्स है जो वॉर्टन एफिलिएटेड एलुमनाई ने बनाया है, एंड द कंपनी इज कॉल्ड क्लेवर हार्वी। उनके थ्रू इट्स अ 3 to 4 वीक्स का कोर्स। जब मैंने किया था तभी 4 हफ्तों का था, एंड अभी शायद उनने और डिटेल में प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए रहेंगे। एंड ये कोर्स करने के बाद यू ऑल्सो हैव टू डू अ प्रोजेक्ट इन विच आपको इन्वेस्टर्स के सामने आपका खुद का पर्सनल बिजनेस आइडिया पिच करना रहता है, एंड द इन्वेस्टर्स डिसाइड कि आप वर्दी हो कि नहीं। तो इट इज़ ऑल्सो लाइक अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बिकॉज अगर आपको समझ नहीं आता कि आप इन्वेस्टर्स के सामने पिच इन नहीं कर पाए तो आगे भी आप शायद नहीं कर। अच्छा, एक वर्ड और है जो आपने किया था, यंगेस्ट लाइफ कोच, जो आप बता रही थी कि आप हैं। तो ये यंगेस्ट लाइफ कोच का क्या मतलब होता है? लाइफ कोच क्या होता है? सबसे पहले तो हम ज़िंदगी जी रहे हैं अगर आम भाषा में कहें तो, और हमें अपनी ज़िंदगी हम स्वयं भी जी सकते हैं, लेकिन तब भी एक वर्ड आता है कि आप लाइफ कोच, और इसमें से भी एक वर्ड निकलता है, वो होता है यंगेस्ट लाइफ कोच। आप एक तो लाइफ कोच हैं कि आपको 18 या 20, 25 जो भी क्राइटेरिया है उस पर आप बनेंगे, लेकिन यंगेस्ट लाइफ कोच का क्या मतलब है कि आपने कम एज में किया, इसी वजह से लाइफ कोच है। और लाइफ कोच का मतलब डेफिनेशन क्या होता है? आई अग्री कि आपको लाइफ जीने में कोई मदद शायद ना लगे और आप खुद भी सीख सकते हैं, बट कुछ लोगों में वो जीने और करेक्ट करने में अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है। और लाइफ कोच आपको ये नहीं बताते कि आपको ये सब करना है, उससे आपको ये सब मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक आप मेरे पास आओगे मैं सोल्यूशन दे दूंगी आपको। उसका एक प्रोसेस होता है जिससे आप अपने खुद के सवाल खुद ही आंसर करना शुरू कर देंगे। क्योंकि मैं जो करती हूँ एज अ लाइफ कोच, एंड सारे लाइफ कोचेस अराउंड द वर्ल्ड, दे आस्क यू क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस एट द राइट टाइम, एट द राइट मोमेंट. सपोज आप मुझे एक स्टोरी बता रहे हैं, जैसे कि आपके लाइफ में आपका काम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, हेल्थ बहुत बुरी चल रही है, वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी जैसे कि आप अपनी लाइफ में 6 प्रायोरिटीज़ जो आपके 6 एरियाज लाइफ के रहते हैं, वर्कआउट, हेल्थ, फैमिली, जॉब, सक्सेस, ऑल ऑफ दीज मेक योर लाइफ होल. उसमें से आप प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे? एंड जब आप ये सब आंसर करते हैं तो आपके दिमाग में भी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती है. एंड जैसे क्लियर होता है, पजल्स के पीसेस और साथ में बढ़ता है. एंड देन आपको ना कि खुद पे यू फील एम्पावर्ड, बट कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैं कर सकता हूँ खुद की लाइफ खुद से सॉल्व, क्योंकि अभी मुझे पता है कि मेरे को खुद को कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं. मतलब एक तरह से कहें तो जो लाइफ जीने में आपको जो कठिनाई होती है या फिर कंफ्यूजन होता है कि यार हम पहले क्या करें, हम कैसे इससे निकले, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे लाइफ कोच होते हैं, राइट? सॉल्व ना, आपको हेल्प करने के लिए एंड आपके मेथड्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. आपके मेथड्स शायद गलत हो या शायद करेक्ट हो, बट वो लाइफ कोच का जॉब नहीं है आपको बताने का. उनका जॉब है ये है कि आपको सिर्फ बताए कि आप खुद से कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको, बाय आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चंस एंड शोइंग यू सिंपल प्रोसेसेस. जैसे कि मेरे बुक में भी फोकस होता है थॉट्स ट्रांसफॉर्म करना. एक सिंपल थॉट जो आपके साथ 5-6 सालों से चलता आ रहा है कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, वो आपको ना कि जकड़ता है, बट इट ऑल्सो स्टॉप्स यू फ्रॉम ग्रोइंग. तो वो थॉट को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है इज वॉट अ लाइफ कोच हेल्प्स यू डू. अच्छा, लाइफ कोच में फिर ये होता है, एक होता है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप. इमेज कंसल्टेंट आपने एक वर्ड यूज किया कि आप मतलब जो जानते होंगे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन इमेज कंसल्टेंट मतलब छवि बनाना, इसका हिंदी जो होता है कि आपका छवि सुधारना. अगर कभी कभी आपने सोचा होगा राजनीति में होते हैं क्या, कैसे नेता की छवि खराब है, मतलब उनका नहीं है, तो उनको हम कैसे मतलब बेस्ट छवि लाएं. अगर किसी एक्टर का छवि किसी वजह से बर्बाद हो गया, अगर कोई मान के चलिए चाहे संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान, चाहे कोई भी हो, किसी कारणवश से उनके छवि पे प्रभाव पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि यार नहीं वो ना बुरा है, मतलब हमारा नेगेटिविटी के मतलब वो सोसाइटी में फैला है, तो उसको हम कैसे सुधारेंगे. अगर हम सही हैं तो इमेज कंसल्टेंट यही होता है. लेकिन जब हम इमेज कंसल्टेंस की कोर्स करते हैं, या फिर हम ये कैसे सकते हैं कि यार हमें इमेज कंसल्टेंसी करना है मुझे, और फिर हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कैसे उनका छवि सुधारेंगे, कि होता कैसे है. मैंने इमेज कंसल्टेंसी इसलिए किया था बिकॉज मुझे खुद का इमेज पहले बनाना था. अच्छा, खुद के इमेज के लिए खुद ही इमेज कंसल्टेंट कर दी. क्योंकि जब आप एक एजुकेटर के माइंड से सोचते और सीखते हो, तब आप अप्लाई ज़्यादा फास्ट करते हो. एंड उसके बाद इमेज कंसल्टेंसी बेसिकली आपको ये सिखाता है कि आपका अपीयरेंस कैसे बिल्ड करना है. आप बेसिकली आप जैसे पर्सनैलिटी में हो, आपके अपीयरेंस में वो कैसा पोर्ट्रे होता है. सपोज अगर आप एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो, तो आपका अपीयरेंस भी वो पोर्ट्रे करना चाहिए. वी ऑलवेज से कि अ बुक इज शुड नॉट बी जज बाय द इट्स कवर, बट मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज हर एक इंसान एक कवर देख के ही जज करता है कि ये बुक पढ़ने लायक है या ना लायक है. तो इस हिसाब से इंसान भी जज करते ही है. जैसे आप आउटफिट्स जज करते रहोगे, वैसे ही आप एक उस इंसान की पर्सनैलिटी भी देख सकते हो. तो image consulting does not also help you with your looks and your appearance in your outfits, but also how to form your desired image. तो क्या करते हैं, मतलब मान के चलिए कि सपोज ए है, ए एक्टर है, एक्टर पे मैं चलता हूँ क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा. तो ए एक्टर है, ए एक्टर की इमेज खराब हो चुकी है इन पर्पस कि लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि यार ये ही इज़ नॉट गुड, सी इज़ नॉट गुड, ठीक है. तो हम उसको कैसे सुधारेंगे? मतलब ये पूरे इसके लिए तो एक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें होती है उसमें करना, लेकिन एक शॉर्ट्स में अगर जाएं तो हम कैसे सुधारेंगे एज बेस्ड, लोगों के दिमाग में कैसे जाए? इस एग्जाम्पल को लेके ही मैं फर्स्ट समझना चाहूँगी कि उन्हें उनका नेक्स्ट डिज़ायर्ड मूव क्या. सपोज अगर बुरी हो चुकी है तो उनको नेक्स्ट मूव में कैसा अपीयर होना है. सपोज अगर ही इज़ नॉट अ वेरी सोशलाइज पर्सन, ही इज़ नॉट गुड टू पीपल, तो अभी माई नेक्स्ट मूव वुड बी टू मेक हिम approachable by my outfits that I make him wear, or approachable as in the behavior and the things he starts to do. Suppose लोगों को हेल्प करना हो गया NGOs में जाके, सोशल वर्क करके, एंड वो उनका आउटफिट एंड उनका इमेज भी रिप्रेजेंट कर सकता है. इफ़ आई मेक हिम मोर अप्रोचेबल, ही विल बी मोर लाइकेबल टू पीपल.
एंड वैसे ही इमेज स्विच कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें बहुत बड़ा प्रोसेस हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमें इमेज कंसल्टेंट की बात समझनी हो, एक लाइन में समझना, तो समझिए कि अगर हम बुरे हो गए हैं, अगर हम बुरे हैं, हमारे प्रति लोगों की भावना बुरे हो गए कि यार ये अच्छा नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे कि वो अच्छाई को ढकने के लिए कुछ हम नया चीज़ अच्छे अच्छे काम कर लेंगे, लोगों से मिल लेंगे, लोगों को ढकने के लिए नहीं, आई वुड से यू वुड हैव टू कवर नहीं, कंप्लीट, हाँ, चेंज करना वो, become what you want to become। हाँ, वो उसके भाषा में एक आम आदमी तो यही कहेंगे कि यार हम अपनी गलती छुपा रहे हैं, हाँ छुपा रहे हैं, सुधारना नहीं, सुधारना तो ठीक है। एक क्रिमिनल को हम कितना भी इमेज कंसल्टेंट कर दें तो उसकी छवि क्रिमिनल ही रहेगी। उसके साथ अगर आप लाइफ कोचिंग पेयर कर दो तो शायद सुधार भी पाओ, तो सुधार पाएंगे, लेकिन जो दाग लगा कि क्रिमिनल है वो क्रिमिनल ही रहेंगे, लेकिन सुधर जाएगा कि यार वो था उसका इमेज लोगों के साथ हाँ, लोगों के शायद बदल जाए। हाँ, तो इसलिए इसको चीज़ होता है। उसके बाद एक वर्ड आता है CBT। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर होते हैं, और तो ये लोगों के माइंड में जो आप सोचते हैं वो नेगेटिव थॉट हो या फिर आपके थॉट्स बाकी लोगों से अलग हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप सोच रहे हैं कि यार ब्लैक पहने हैं और पहन के हम जा रहे हैं तो कुछ नेगेटिव होगा या हमारा एक्सीडेंट ही हो जाएगा, तो ये थॉट आपकी है। बाकी जो 2 लोग बैठे हैं आपके साथ वो कह रहे हैं कि नहीं यार, ब्लैक जब मैं पहन के जाता हूँ ना तो मेरा काम अच्छा बनता है ना, ऐसा। तो ये जो थॉट्स है कि यार नेगेटिव में हम एक्सीडेंट हो जाऊंगा, इसको उसमें CBT में लाते हैं। तो आप अपनी भाषा में मुझे बताइए कि CBT क्या है, सिंपल सी बात कि CBT क्या है, इसको लोगों के बीच में कैसे पता चलेगा लोग कि यार वो क्या CBT है उनके अंदर, क्या वो उसी से तो नहीं है, या निकलेंगे कि नहीं। CBT इज नॉट कि सपोज आप में CBT है, मुझ में CBT है, इट्स सबके लिए, बिकॉज CBT इज अ साइंस प्रूव्ड कि थॉट्स प्रोसेस कैसे होता है हमारे दिमाग में। देर आर सब कैटेगरीज, लोग टिपिकली कैसा सोचते हैं, ऑब्वियसली देर आर सम एक्सेप्शंस, बट जनरल थ्योरीज बनाई गई है टू एक्चुअली प्रूव कि आपके थॉट्स, यू नो हाउ यू प्रोसेस देम, हाउ यू रिएक्ट टू देम, एंड इट हेल्प्स यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इस इंसान का बिहेवियर कैसा चल रहा है। यू नो इफ़ ही डज दिस, सपोज अगर मैं बहुत नॉट कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे आपके बाद सीधा बोलना है। सपोज अगर आप एक क्लास में बैठे हो एंड इफ आई स्टार्ट नॉडिंग एंड इफ आई स्टार्ट एक्टिंग मोर कॉन्फिडेंस इन यू, मोर जंपी, दैट मीन्स कि मुझे अभी आंसर करना है, मुझे पता है आंसर, तुम मुझसे पूछो। तो दीज आर स्मॉल हिंट्स जिससे इंसान समझ सकता है कि इस इंसान का बिहेवियर ऐसा है, नेक्स्ट मूव इसका ये रहेगा। तो इट इज़ अ वेरी टैक्टिकल इंफॉर्मेशन टू गेन कि सपोज इस इंसान मैं डील करना चाहती हूँ इसके साथ, क्या नेक्स्ट मूव रहेगा, कैसे। हाँ, मतलब आप ये भी, आप जंपिंग की बात बताओ, मान के चलिए वो बदल भी तो सकता है कि अभी मैं बहुत खुश हूँ और एकदम एक्साइटमेंट में हूँ कि यार ये चीज़ें मुझे आता है, नेक्स्ट मोमेंट में ही वो इतना शांत हो जाएगा कि उसे लगेगा ही नहीं कि वो 2 पल पहले इतना एक्साइट। उसके लिए हमेशा एक रीज़न रहेगा, या तो आपको कुछ कुछ बिहेवियर आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ रहेगा, या तो आपके इनर माइंड में कुछ चेंजेस हुआ रहेगा जिसकी वजह से आपका मूड इतना ड्रास्टिकली चेंज हो गया। पर इतना मेरे हिसाब से ड्रास्टिकली चेंज होना हैज़ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न, एंड उस हिसाब से वी कैन अंडरस्टैंड कि हम इस जनरेशन में हम लोग वाइब्स से मैच करना शुरू करते हैं, एंड वाइब पकड़ना इज़ वेरी कॉमन राइट नाउ। लाइक सपोज अगर आपकी वाइब मुझे अच्छी लगी तो आई गेट कंफर्टेबल टू यू वेरी इजीली, एंड दैट इज़ बेसिकली मोर साइंटिफिकली प्रूवन बाय CBT। अच्छा, और उसके बाद आता है कि आप 16 साल की उम्र से बुक लिखी, उसके बाद आपने बुक आई कि 3 AM थॉट्स, इस नाम से बुक है, मेरे पास भी बुक है इनका 3 AM थॉट्स करके, तो आप इसे देख सकते हैं। और आप मुझे ये बताइए, इस बुक में CBT और बाकी सब पे तो बात हो गई है, लेकिन नाम 3 AM थॉट्स के पीछे क्या है लॉजिक? क्योंकि देखिए बुक लिखना, मैंने भी बुक लिखी है, लेकिन बुक लिखना वो जितना आसान है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है उसका नाम, कि हम नाम क्या रखें कि लोगों को पसंद आए, नाम क्या रखें कि लोग सोचे कि यार ये मुझे पढ़नी चाहिए, क्योंकि हज़ारों करोड़ों बुक होते हैं और डेली पब्लिश भी होते हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं जो हमारे मार्केट में होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन हम नाम के पीछे ज़्यादा टाइम दें या बुक के पीछे टाइम दें? मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड विद राइटिंग द बुक, एंड आई अग्री कि बहुत टफ होता है एक 126 पेजेस को एक छोटे से टाइटल में फिट करना, पर इस नाम के पीछे भी एक मीनिंग है।
जब मैंने ये बुक का आइडिया निकाला था तभी मैं भी उन नेगेटिव थॉट से डील कर रही थी। एंड रात के टाइम पे ही इट्स बेसिकली लाइक अंधेरा आपको फोर्स करता है उन डार्क थॉट्स में जाने के लिए। एंड 3 AM थॉट इज़ कंसिडर्ड टू बी द डार्केस्ट आवर एंड इट इज़ कंसिडर्ड कि उस टाइम पे आपको वो सारी चीज़ें याद आती है जो आप लाइफ में भूलना चाहते हो एंड वही चीज़ें आपको कंट्रोल करती है। तो एंड 3M थॉट्स एक बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रेज बन चुका था कि रात के टाइम पे 3M थॉट्स आए तो इट इज़ वेरी डार्क एंड वेरी मीनिंगफुल। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि 3 बजे कुछ अलग होने वाला होता है? 3 बजे कुछ अलग नहीं होने वाला था। हमारी जनरेशन में हम रात को जब भी जागते हैं तो वो थॉट्स हम लोग ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, स्टोरीज बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे मतलब कुछ स्टोरी में क्या होगा? जैसे हम 3 बजे में क्या पड़ेगा कि हम ऐसा क्या सोच लेते कि 3 बजे चेंज करना है और 3 बजे के बाद रात है, उससे पहले रात है, उसके बाद दिन होना है। ये मेटाफोरिकली 3M थॉट्स है। मतलब ऐसे नहीं कि 3 बजे ही आपको 3 बजे गए और आपको थॉट्स आना शुरू कर, ऐसा नहीं होता है। बट बेसिकली अगर स्टोरी में ओवर थिंकिंग की बात करूँ तो इट्स अ कॉमन केस। जिससे सपोज अगर एक पूरे दिन में कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिससे आप थोड़े डिस्टर्ब्ड हुए, ऑब्वियसली डिस्टर्ब हुए रहेंगे तो कुछ हुआ पास में भी हुआ रहेगा जो आपको डिस्टर्ब कर चुका है। सपोज एक बुक का चैप्टर है आई एम नॉट इनफ। ये इस थॉट से मैं पर्सनली गुजर चुकी हूँ एंड बहुत सारे इवेंट्स मेरे लाइफ में होता है जिससे मुझे लगता है कि यार मैं काफ़ी नहीं हूँ इसके लिए, आई एम नॉट गुड इनफ टू डू दिस। एंड उसे ट्रांसफॉर्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली वो कंट्रोल करता आया था। एंड जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया, आई स्टार्टेड रिपीटिंग इट टू माई सेल्फ, आई स्टार्टेड कॉन्शियसली बिलीविंग इन इट कि आई एम इनफ, मैं किसी भी चीज़ के लिए कर सकती हूँ। एंड इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग बट कॉन्शियसली चेंजिंग द थॉट। तो ये आपके साथ हुआ है क्या? ऐसा आपने बोला कि मैं इसे खुद ही फील किया हूँ कि मतलब मुझे डार्कनेस। अगर इन इस 10 चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो, क्योंकि एक राइटर वही लिखता है जो उसे सबसे ज़्यादा बेस्ट पता है। एंड जब भी मुझे इन थॉट्स और इन फीलिंग्स के बारे में नहीं पता होता तो मैं उन शब्दों को तो क्या हुआ, क्या था, क्या ऐसा क्या था कि वो मैं अगर तो सपोज मेरी एक दोस्त थी एंड छोटे व्हेन यूर टीनेजर्स यू फील वेरी बैड कि जब वो आपको रिप्लेस कर दे या छोड़ दे आपको किसी और के लिए। एंड हाँ, बहुत छोटा इंसिडेंट है ये, बट एक माइंड पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक टीनेजर को या इवन अडल्ट लाइफ में। सपोज जॉब रिप्लेस हो गया या किसी ने आपको बोला कि ये यू हैवंट डन इट गुड इनफ, किसी और को दे देते हैं तो वो हिट होता है। एंड देन वो हिट तभी होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुखता है। तो अगर बार बार ये मेरे लाइफ में इवेंट्स होते हैं कि कोई मुझे रिप्लेस करता आ रहा है बार बार, तो वो एक बन जाता है कि कॉन्शियस माइंड में कि यार मे बी मैं ही अच्छी नहीं हूँ इसके लिए मुझे लोग छोड़ के जाते हैं। अच्छा, ये पता है कुछ इमोशनल भी हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि होता क्या है कि ये चीज़ें ये इसलिए बोल रही हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ इसको, कि जब आपको लगता है ना कभी कभी कि यार मैं ही बुरा क्यों हूँ, मैं सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ तो मेरा ही बुराई क्यों होता है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता, राइट ना? चैप्टर है बुक में। तो ये चीज़ें जो होती है ना कि मैं बुरा क्यों हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, तो ये थॉट्स डिपेंड किया आप पे, है ना, कि हम सब अच्छा करें, मेरे साथ ही लोग क्यों करते हैं, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो या रिलेशनशिप में हो, सब मतलब हमें ही क्यों कहते हैं कि यार मतलब चले जाते हैं हमसे दूर, या फिर अगेन कॉमन बिहेवियर की वजह से हम लोग हमेशा दूसरों को, हम लोग ये नहीं सोचते कि सिचुएशन शायद अलग थी, हम लोग यही सोचते हैं कि यार शायद मैं ही गलत रहूँगा, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन बिहेवियर एज आई सेड। पूरा ब्लेम अपने आप पे ले लेना है ना कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये भी तो सही नहीं है ना, हो सकता है। इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू लुक एट द सिचुएशन, यू हैव टू लुक एट किस इवेंट्स की वजह से ये हुआ। एंड आई नो कि थॉट्स को लॉजिकली पोर्ट्रे करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, पर अगर कोशिश की जाए एंड कॉन्शियसली ट्राई किया जाए, देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस जो बुक में भी कवर होता है, उन प्रोसेसेस से आप शायद खुद को ब्लेम करना छोड़ दे या कम कर दे एंड यू स्टार्ट लुकिंग एट अ सिचुएशन मोर रैशनली। तो उससे निकल तो सकते हैं ना। करेक्ट। और ये भी तो सोच सकते हैं कि, और ये मुझे लगता है एक लाइन में अगर समझे तो ये हर वक्त ऐसा नहीं होता कि मैं बुरा क्यों हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, हम उससे निकल सकते हैं। अगर कोई गया तो ठीक है, उसके रीजन को भी समझिए, या हो सकता है वो
आपके स्वार्थ में, सेल्फिश कह सकते हैं कभी कभी जब आप गुस्से में हो तो, या ये भी कह सकते हैं कि यार उसका अपना थॉट्स अब वो अपने हमारे साथ नहीं रहना तो चला गया वो, ठीक है, तो हमारी भी कोई नहीं रहा है, हम भी कुछ नया ढूंढ सकते हैं। इंसान हमेशा यही सोचता है कि शायद मुझ में ही कुछ गलत होगा, एंड एग्जैक्टली तो यही तो क्योंकि दैट थॉट गिव्स देम कंफर्ट कि उस इंसान की गलती नहीं थी, मेरे चॉइसेस में शायद गलती हुई रहेगी। बिकॉज इफ़ देखा जाए पेन एंड प्लेजर में इंसान हमेशा प्लेजर की तरफ जाता है, बट वो पेन ही है जो उनको रोक के रखता है, एंड अगर वो थॉट को ओवर नहीं कम किया एंड फिर वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपको उसी थॉट्स में यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग एंड डुबा देगा। तो इसको हम सीबीटी में ला सकते हैं क्या? ये भी तो एक उसी टाइप से है कि यार मैं सोच रहा हूँ मेरे ऊपर ही है, मेरे ऊपर है, बाकी के ऊपर नहीं है। तो यही कॉमन थॉट, एज आई सेड, कॉमन बिहेवियर्स एंड थॉट्स है। पर अगर सीबीटी को ही इंडिविजुअली लिया जाए तो देन ये हर इंसान के लिए, मतलब इट इज़ टू मच ऑफ जनरलाइजेशन, एंड हर एक इंसान को डिफरेंट टाइप के थॉट्स आता है, डिफरेंट लेवल के एंड डिफरेंट एक्सटेंशन, लाइक द लेवल ऑफ इमोशंस दैट यू फील इज़ वेरी डिफरेंट। सपोज मैं जितना एक इमोशन को फील करती रहूँगी, शायद आप वो ना कर पाए, या वाइस वर्सा। हाँ, सबकी इमोशन अलग अलग होती है। तो इसके लिए लाइफ कोचिंग एंड ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप ज़्यादा इमोशंस को कनेक्ट कर पाते हो, और सिर्फ एक ही सीबीटी को लेके यू कुडंट हैव अंडरस्टूड इट। एक आता है टेडक्स। ओके, टेडक्स क्या है पहले ये आप खुद बता दीजिए, क्योंकि ये टेडक्स स्पीकर भी हैं, राइट? तो टेडक्स क्या है और कैसे बनते होंगे टेडक्स स्पीकर? Okay. TEDx is a platform for people who have achieved or have done something ordinary in their lives or feel like they could go up on that platform. It helps to increase awareness. It helps to motivate, inspire people. तो TEDx एक वैसा प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए अवेलेबल है, जो सबको सिखाता है चीज़ें, जो सबको बताता है कि ये लाइफ स्टोरीज़ है दूसरों लोगों की, शायद आपकी भी बन सकती है लाइफ स्टोरी। तो इट इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जिससे ना कि आप इंस्पायर होगे, बट यू विल फील एम्पावर्ड कि वाई के नॉट, हम कर सकते हैं। एंड जब मैं TEDx स्पीकर बनी, मेरा टॉपिक था बियॉन्ड रूल्स एंड बियॉन्ड रूल्स। मतलब रूल में है ही नहीं क्योंकि एज अ पर्सन मैंने ना कभी रूल्स, आई मीन ऑब्वियसली लॉज एंड वो सब तो फॉलो नहीं माना। रूल्स से मैंने कोशिश की है कि रूल्स को तोड़ूं एंड गो द एक्स्ट्रा माइल और द एक्स्ट्रा स्टेप टू एक्चुअली अचीव द थिंग्स दैट आई वांट। एंड ये सिर्फ मेरा ही सपना ना रहा है, ये मेरा बिलीफ ना रहा है, मेरे जो फैमिली है, मेरे पेरेंट्स एंड जो अदर लोग जो मुझे सपोर्ट करता है, उनका भी ये बिलीव रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव बीन एबल टू डू व्हाट ऑल आई हैव बीन डन। तो मतलब रूल पे से बाहर जाने का वो था, वो टॉपिक वो था। हाँ, कि तो किससे जा सकते थे बाहर में, तो उसमें क्या क्या आपने किया कि रूल से बाहर में क्या किए? कोई ऐसा रूल बताइए जो आपको लगा कि ये नहीं तोड़ना, मैंने तोड़ दिया। इफ़ आई से कि सपोज मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं एक लाइफ कोच हूँ, उनका एक इंस्टेंट वो रहता है कि ये कैसे लाइफ कोच बन सकती है, इसके पास खुद एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो लोगों को कोच कैसे कर सकती है। ये एक कॉमन बिलीफ है, एंड आई वुडंट से इट वाज लाइक अ स्ट्रगल, बिकॉज मैं मेरी स्कूल लाइफ में बिजी थी, तो मैं कोचिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को करती थी जिनको हु नीडेड इट एंड हु वांटेड टू चेंज। पर ये बिलीफ मुझे तोड़ना था कि लाइफ कोच बनने के लिए यू डोंट नीड टू हैव ऑल द एक्सपीरियंसेस, क्योंकि लाइफ में आप जितना भी चाहो आप सारे एक्सपीरियंसेस नहीं ले सकते हो। तो जितने हैं उससे आप क्या सीखते हो और क्या करते हो इज़ व्हाट मैटर्स अकॉर्डिंग टू मी। एंड उसी हिसाब से लाइफ कोच बनना वाज अ स्टेप, and that was going beyond the rule because I was one of the youngest life coaches. And सबसे लास्ट में एक सवाल आता है कि ये आइडिया सबसे पहले आया कैसे? 16 साल की एज ऐसे होते हैं जिसमें कहते हैं यार चलो अभी 10th किया, अभी 12th किया, और उसके बाद ना मुझे अभी सीखना है, अभी मुझे ना यार ये चीज़ों में पता नहीं है मेरे को। बहुत सारे मतलब 80% 90% तो लोग ऐसे ही हैं जो हमारे स्टूडेंट सुन भी रहे होंगे, वो भी सोचते हैं, और 25 साल तक तो हम पहले घिसते हैं, अरे यार ये करना है, ये हमें वो चीज़ें करना है, क्या सोचना है। तो ये पहले आइडिया कैसा है और कैसे आगे का प्रोसेस हुआ? एक्चुअली मैंने और मेरे डैड ने ये सपना साथ में बनाया कि तो डैड क्या करते हैं? मेरे डैड एक बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट।
अच्छा, तो उनके साथ आइडिया आपने डेवलप आइडिया नहीं, आई वुड से कि हमारा सपना था जो हमने साथ में बनाया। एंड उनके लिए यही था कि उनकी बेटी सबसे अलग रहे, लाइक यू नो अलग दिखे एंड सबसे अलग शाइन करे। एंड आई थिंक ये हर एक फादर का ड्रीम रहता है, कि उनका बच्चा बट अलग है। उनके इसमें इतना, यू नो ही वाज स्टबर्न विथ ही वाज वेरी परसिस्टेंट कि मैं मेरी बेटी से ये करवाऊंगा चाहे जो हो जाए। तो फिर फादर ने कराया, मदर ने? मम्मी है साथ में अभी आपके? आपके पता चलेगा आपके बाद जाने के बाद मम्मी के सिर्फ पिताजी ही किए थे और हम दोनों, अगर दोनों का सपोर्ट ना रहता तो आई डोंट थिंक मैं कर भी पाती, बिकॉज एक साइड से एक पुश करता है और एक साइड से इमोशनल सपोर्ट मिलता है, या वाइस वर्सा कभी कभी। एंड आई थिंक दोनों का रोल अगर ना होता, एंड आई वुड से इवन माई आंट का, अगर उनका रोल ना होता तो आई डोंट थिंक कि मैं इतने अचीवमेंट्स कर पाती अभी तक। तो ये 10th में आया था थॉट या 12th में? अभी 12th मैंने क्लियर किया, तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले से शुरुआत हुई थी। इमेज कंसल्टेंसी मैंने तब किया था जब मैं 13 साल की थी, एंड बिकॉज ऑफ द सर्टिफिकेशन रूल्स एंड वो सब कुछ आई कुडंट लाइक गेट सर्टिफाइड कम्प्लीटली, बट पूरा कोर्स आई हैव डन इट। एंड देन उसके बाद से हर स्टेप में आई हैव डन वट एवर आई फेल्ट आई कुड डू एंड वट एवर दे फेल्ट आई कुड डू, बिकॉज आई थिंक कि पेरेंट्स हमारा पोटेंशियल हमसे ज़्यादा जानते हैं। एंड ये एक बच्चों में मिसकंसेप्शन रहता है कि यू नो पेरेंट्स मुझे जानते ही नहीं, बट आई फील लाइक वो हमारा शाइन देख सकता है, एंड उनके हिसाब से जैसा सही लगा एंड जो ऑब्वियसली मुझे भी सही लगा इज़ व्हाट आई हैव डन। एंड इसीलिए मैंने आई डोंट थिंक मेंशन आपने बोल रहे हैं कि आप आईआईटी दिल्ली AISCC एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट में भी बोली हैं, तो ये जब आईआईटी वगैरह में जाती होंगी, अब बोलती होंगी, तो फिर ये कहता नहीं होगा कि यार ये कम एज में, इतने कम एज में क्या मुझे बताएगी, पता नहीं क्या कहेंगे, ऐसा कुछ हो? कभी ऐसा हुआ अभी? ये हाँ, आई मीन ऐसे बहुत सारे कोर्सेज थे या बहुत सारे इवेंट्स थे जहाँ पे सिर्फ मैं ही सबसे यंगेस्ट थी, तो ऑब्वियसली थोड़ा यू नो अजीब लगा कि यू नो आई माइट नॉट बी एन इनसाइडर, पर ऑब्वियसली अगर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ हम लोग अगर एक चीज़ में घुसते हैं तो आपको ज़्यादा रिकॉग्नाइज होता है कि यू नो कि इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बाकियों से थोड़ी डिफरेंट है। एंड विच इज़ वाई आई फील लाइक ये सारे इवेंट्स या सारे कोर्सेज में मुझे करने की इच्छा हुई, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन समबडी कि जिसको एम्पावर फील करना बहुत पसंद आता है। एंड इसी के लिए सपोज इफ़ आई गो टू दिस इवेंट आई डोंट फील लाइक मैं छोटी हूँ इनसे, आई फील लाइक नहीं, जो इनने इस एज में किया मैंने इस एज में कर लिया। एंड उससे ना कि मुझे अच्छा फील होता है, बट आई फील लाइक I can do this, so can the others. And this event was actually given to me by the Junior MBA की company ने, and ये बहुत सारे और youth and youngsters थे जिनने अपना idea approach किया, या you know they've pitched their ideas in this event. It was basically sustainable businesses कैसे बनाता है, the 30 sustainable goals that are there 2030 के लिए, वो उन पे फोकस बिजनेस आइडियाज़ कैसे बनाते हैं, एंड इंडिया फोकस। तो बियॉन्ड द रूल इन्होंने, इनका टॉपिक है जिसके बदौलत इन्होंने किस में उसमें किया था, MBA कॉग्निटिव TEDx में किया, और उसके बाद इन्होंने बाकी के जर्नी भी ट्रैवल की, लाइफ कोच बनी, इमेज कंसल्टेंट हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, और ये सब अभी इनका एज अगर जानेंगे तो आप भी सोचेंगे कि यार विश्वास तो पहले नहीं होगा, 18 साल एज है। और मैं आपके पास बार बार यंगेस्ट को इसलिए लाता हूँ ताकि आप जो आज के यूथ में कुछ में डर होता है कि ये डर से निकलो यार। डर में नहीं होता कुछ भी कि आप बैठे रहें घर में सोचे कि हम कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डर से निकलना पड़ेगा, आपको अपने अंदर सांस भरनी पड़ेगी, क्योंकि निगेटिविटी तो पूरे एनवायरनमेंट में मिलेगी आपको। अगर आप सोच लिए कि ये चीज़ें नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे निकल सकते हैं, आप निकल के फिर कर सकते हैं। हार, जो आपने सुना होगा कि हार के आगे जीत है, वो इसी वर्ड से निकला कि जब हम अपने ज़िंदगी से लगता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो गए और तब निकलने की बात आती है, तो फिर आप ऐसे ही निकलते हैं। लेकिन डरिए नहीं, डर से आगे निकलिए, और हो सकता है कि आप भी कुछ नया करेंगे और आएंगे, कभी बताएंगे कमेंट में। अगर CBT वगैरह या कुछ भी आपको लगता हो कि इससे जुड़ी कोई सवाल हो आपके पास, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि प्रिया से आपके बात पहुँचाओ, कमेंट में या पोस्ट में कम्युनिटी पे आपको डाल दिया जाएगा, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आगे के जर्नल के लिए प्रिया असवानी को बहुत बहुत बधाई कि आगे भी जाएं और आगे कुछ करें। फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी में। देखते रहिए न्यूज़ तक।